हम देख रहे थे इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर में हमने कहा इसकी कंस्ट्रक्शन के जो तरीके हैं उनमें दो तरह की बात है। एक सिंपल इंडेक्स नंबर है और एक वेटेड इंडेक्स नंबर है। फिर हमने कहा कि सिंपल इंडेक्स नंबर के भी दो किस्में हैं। एक को हमने कहा सिंपल एग्रीगेट मेथड और दूसरा हमने कहा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सिंपल एग्रीगेट मेथड हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स। नोटेशन हमें याद है पुरानी, नोटेशन हमें पुरानी याद है। सिंपल हमने जो पढ़ना है वो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है। नोटेशन हमें याद है, P1 क्या है, P0 क्या है। ये हमारे लिए नई बात नहीं है। आज जो नई बात है वो ये है कि हमारा फार्मूला तब्दील शुदा है और जैसा कि नाम तो जाहिर है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, यानी अब एवरेज किसकी ली जा रही है, प्राइस रिलेटिव्स की। प्राइस रिलेटिव नई बात है। अगर आपको याद हो तो कल जो डेटा हमने इस्तेमाल किया था उसमें मैंने आपसे कहा कि कमोडिटी ई 2 गुना महंगी हुई, कमोडिटी सी 1.5 गुना महंगी हुई, कमोडिटी बी 1.5 गुना से ज्यादा महंगी हुई, कमोडिटी डी 1.5 गुना से ज्यादा महंगी हुई। कल जो मेथड हमने निकाला था उस मेथड के तहत, जिसमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, उसमें हमने क्या किया था कि P1 का कॉलम पूरा सम कर लिया, P0 का कॉलम पूरा सम कर लिया और उनकी रेशो ली थी। आज रेशो पहले लेनी है। क्या करना है, कमोडिटी ए 10 से 20 हो गई तो ये 200 हो गया परसेंट में, 20/10 ज़रब 100। कमोडिटी सी 60/40 ज़रब 100 150 हो गया और कमोडिटी बी 25/15 ज़रब 100 166.7 हो गया। कहा था 1.5 गुना से थोड़ा ज्यादा। और इसी तरह से कमोडिटी डी 25 से 40 हो गई, यानी 40/25 ज़रब 100 यानी 160%। तो हमने क्या किया कि इस दफा प्राइस रिलेटिव्स लिए। अब प्राइस रिलेटिव यानी किसी एक कमोडिटी की प्राइस निस्बतन कितनी बढ़ी। कमोडिटी ए की प्राइस दोगुना हो गई 200%, कमोडिटी बी की प्राइस 166.7% हो गई, कमोडिटी सी की प्राइस 150% हो गई, कमोडिटी डी की प्राइस 160% हो गई। अब देखिए कि कमोडिटी ए की प्राइस में 100% का इजाफा हुआ। 100 उसका बुनियादी यानी 10 रुपए वो और 10 रुपए का इजाफा हुआ, यानी 10 + 10 दोगुना हो गया। इसमें 100% इजाफा हुआ। असल का ये दो गुना हो गई, असल का ये 200% हो गई, लेकिन इजाफा क्या हुआ 100%। कमोडिटी बी असल से ये 166.7% हो गई, लेकिन इजाफा क्या हुआ 66.7%। कमोडिटी सी असल से ये 1.5 गुना हो गई, लेकिन इजाफा हुआ 50%। और कमोडिटी डी असल के मुकाबले में 160% होगी, लेकिन इजाफा हुआ 7%। तो प्राइस रिलेटिव्स, ये जरा देख लीजिएगा, ये शायद मिस प्रिंटिंग है। P1 यहां लिखा, P0 यहां लिखा, या ये P0 है और ये P1 है। ये टाइपिंग में कोई खराबी है, ठीक है। कमोडिटी में P0 नहीं आएगा, P0 यहां पे और P1 यहां पे है। हमने करंट को P1 कहा था और बेस को P0 कहा था, ये नोट कर लीजिएगा। आपने देखा कि यहाँ पे जब मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है।
ये असल में हाइपर लिंक है, ये बताता है कि ये एग्जाम्पल कहाँ से पिक की गई है। और मैंने आपको बताया कि हैंड आउट में अक्सर कंपाइल करता हूं वेब के कंटेंट से। मैं चाहूं तो ये बहुत आसानी से इन हाइपरलिंक को रिमूव कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं ये क्लेम ही नहीं करता कि ये मैं बनाता हूं, मैं तो इनको एक्सप्लेन करता हूं, मैं तो इनको कंपाइल करता हूं, टुकड़े टुकड़े जोड़ के मैं आपके लिए बनाता हूं। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल दी थी किसकी, मुजैब की, फिर रली की, ठीक है। तो मेरे ये टुकड़े जोड़े हुए यही एक कारामद चीज होती, यही मेरा कंट्रीब्यूशन, और जो मैं बोलता हूँ वो कंट्रीब्यूशन। तो हमने कहा कि ये पी नॉट है, ये कॉलम पी नॉट का और ये कॉलम पी वन का, इसको ये गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हमने प्राइस रिलेटिव निकाल ली, हर कमोडिटी की प्राइस रिलेटिव अलग निकाल ली, और फिर हमने क्या किया कि इन प्राइस रिलेटिव को जमा कर लिया, और जमा करके हमने कुल तादाद तस्लीम, यानी हमने प्राइस रिलेटिव्स निकाल के उनका एवरेज ले लिया, सिंपल एवरेज। यानी एक चीज दोगुना महंगी हुई, एक में 66% का इजाफा हुआ, एक में 50% का इजाफा हुआ, एक में 60% का इजाफा, लेकिन जो हमारा इजाफा हुआ एवरेज औसतन वो 69.2% हुआ। इसलिए पी नॉट वन क्या निकला, 169.2। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर कोई फर्क ना होता तो ये 100 होता, अगर ये 100 से कम होगा तो इसका मतलब है महंगाई नहीं हुई बल्कि सस्ताई हुई, अगर ये 100 से ज्यादा हुआ तो महंगाई हुई। अब महंगाई होना या सस्ताई होना एक बात है, और कितना क्वांटिफाई होना ये दूसरी बात है। तो यहां से हमें दोनों बातें मिलती हैं, इंडेक्स नंबर से हमें दोनों बातें मिलती हैं। एक तो ये कि महंगाई हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो कितनी हुई, सस्ताई हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो कितनी हुई। आप इसको डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को देखें, अगर वो 0 होता है तो उसका एक मतलब है, और अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसका एक मतलब है, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसका एक मतलब है। पॉजिटिव है तो कितना, हमने 0 से लेके +1 तक और 0 से लेके -1 तक ये रेंजेस बना रखी उसकी। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और साथ ही मैग्नीट्यूड बताता था कि कितनी कोरिलेशन है, यानी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों मिलती थी। उसी तनाजुर में आप समझिए कि इंडेक्स नंबर आपको दोनों बातें बता रहा है कि महंगाई हुई या सस्ताई हुई, यानी डायरेक्शन, और कितनी हुई। तो 100% के मुकाबले में चीजों को कंपेयर करना आसान है कि 60% बढ़ी, 100% बढ़ी, 171% बढ़ी, 200% बढ़ी, कितनी बढ़ी, और अगर सस्ताई हुई तो कितनी हुई। तो ये 100 जो है हम तकरीबन परसेंटेज के मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि 169 का मतलब है कि ये तकरीबन 1.5 गुना से ज्यादा महंगाई हो गई। याद है ना हमारी जो टिपिकल एग्जांपल हमने शुरू में बनाई थी कि अगर आपके घर का सौदा 10,000 रुपए में आता है तो अब ये 16,920 रुपए का आएगा, है? हम तो 15,000 में कंफ्यूज थे कि बड़ी महंगाई होगी, ठीक है। कितना हो गया, अगर अगर ये इंडेक्स वैल्यू हमारी चलती हो, अगर हमने अपने रियल डेटा पे इस्तेमाल किया हो, वो हमारे घर के सौदे पे कैलकुलेट हुआ हो, तो क्या होगा, इसका मतलब कि 10,000 वाला सौदा 16,920 रुपए में होगा। 169.2 का क्या मतलब हुआ, 169.2 का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने 16,920 रुपए उसी चीजों पे खर्चे जो पहले से मौजूद थी। 169.20
1.692 गुना 1.692 गुना, अगर 10,000 को 1.692 से ज़रब देंगे तो 16,920 वाली रकम आ जाएगी। तो अब आप देखिए कि उसी डेटे के लिए हमने दूसरे मेथड से वैल्यूज निकाल ली। पहले मेथड से आया था 161.11 और अब आया 169.2। अच्छा, अब होता यह है कि जब आप किसी चीज को, किसी कैलकुलेशन को दो तरह से करते हैं तो उनमें आइडेंटिकल रिजल्ट आने का इम्कान खासा कम होता है। लेकिन 161 या 169 गो के ये फर्क है क्योंकि अप्रोच मुख्तलिफ है। यहां हमने टोटल प्राइस को टोटल प्राइस से तकसीम किया, यानी हमने सम ऑफ P1 को सम ऑफ P0 से तकसीम किया, और यहां हमने सम पहले किया है, रेशो बाद में निकाल लिया। वहां हमने रेशो पहले निकाली और सम बाद में किया। दोनों फार्मूलों को साइड बाय साइड रख लीजिए कि सम का निशान या न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, और वहां सम का निशान एक दफा है कि हमने प्राइस रिलेटिव निकालते हुए कैसे निकाली, ये सम ऑफ आर निकालना है तो सम कहां लगेगा, P1 ओवर P0 पे एक दफा लगेगा। ठीक है, तो ये दूसरी अप्रोच हमें समझ आ गई। अगली बात है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स की। हमने ये तय किया हुआ है कि वेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंस है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस। वेट्स क्या है, ये है रिलेटिव इंपॉर्टेंस। और हमने कहा था वेट के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने जो एग्जांपल कल देखी थी वो हमारे सब्जेक्ट स्कोर की थी कि हमने किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कितना लिया जिसमें 3 इम्तिहान होते हैं। हमने कहा मिड, फाइनल और सेशनल, और हमने कहा मिड का वेट 30%, फाइनल का वेट 50% और सेशनल का वेट 20%। और आप इन इम्तिहानों के वेट की बुनियाद पर ही इनकी तैयारी करते हैं। क्योंकि फाइनल में 50 नंबरों का फैसला होता है तो आप फाइनल के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा तैयारी करते हैं। फिर हमने कहा था कि इंडेक्स नंबर में कई तरह से वेट सिलेक्ट होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो हम वेट इस्तेमाल करते हैं वो क्वांटिटी कंज्यूम्ड या क्वांटिटी परचेज्ड होते हैं। तो अगर आप P को रिप्रेजेंट करें प्राइस से और Q को रिप्रेजेंट करें क्वांटिटी के लिए, तो सबस्क्रिप्ट वैसे ही कि नॉट बेस ईयर के लिए 1 या N जो है वो करंट ईयर के लिए। अब मिसाल के तौर पर हमने 1 लिखा हुआ हर जगह, अभी तक N नहीं कहा। अगर आप गौर से देखिए कि अगर मैं 2015 को बेस ईयर मान लूं तो 2016 के लिए भी तो इंडेक्स नंबर निकल सकता है, 2017 के लिए भी इंडेक्स नंबर निकल सकता है, 2018 के लिए भी इंडेक्स नंबर निकल सकता है, 2019 के लिए भी निकल सकता है और 2020 के लिए भी निकल सकता है। अब आप देखिए कि हमारे यहां टाइम लैग कितना है, LAG लैग। 2016 के लिए लैग है 1 साल का, 2017 के लिए लैग है 2 साल का, 18 के लिए 3 साल का, 19 के लिए 4 साल का और 20 के लिए 5 साल का। 16 के लिए 1 साल का, 17 के लिए 2 साल का, 18 के लिए 3 साल का, 19 के लिए 4 साल का और 20 के लिए 5 साल का। अब इसी लॉजिक से वापस आ जाइए बेस ईयर पे 2015, इसके लिए क्या होगा, 0। तो हमने कहा कि अगर हम 2015 को बुनियाद बना के 2016 का कैलकुलेट कर रहे हो तो P1 और P0 वाली बात समझ आती है। लेकिन अगर 2017 के लिए निकाल रहे हो तो अब P1 नहीं होगा, P2 होगा। अगर 18 के लिए कर रहे होंगे तो P3 होगा। बेस वही रहेगा, जब तक हम चेन बेस में नहीं आते ये यही रहेगा।
यानी वो पी नॉट ही रहेगा। तो अगर आप देखें हमारा ये फार्मूला जो था ये था पी नॉट वन, तो पी नॉट वन यानी 1 साल के फर्क से, बेस ईयर के बाद 1 साल का, ये एक अरसे का हुआ। अगर पी नॉट टू होता तो पी टू ओवर पी नॉट होता, अगर पी नॉट थ्री होता तो पी थ्री ओवर पी नॉट होता। ये बात क्लियर होगी कि सब स्क्रिप्ट जो है ये हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम कहां पे वापस वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स पे। यहां हमारे पास फार्मूले लिखे हुए हैं 4। ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ 4 ही हैं, ये 4 पॉपुलर वंस हैं, 4 जो हैं जो ज्यादा मशहूर हैं, ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब ये फार्मूले मुख्तलिफ स्टैटिस्टिशियंस ने, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने बनाए हैं और उनके नामों को क्रेडिट देने के लिए इन फार्मूलों का नाम रख दिया गया। उनको क्रेडिट देने के लिए उनके नामों पे इनका नाम रख दिया गया। तो पहला फार्मूला लेस्पियर्स फार्मूला, किसका फार्मूला? लेस्पियर का फार्मूला, वो फार्मूला जो लेस्पियर ने दिया था। दूसरा फार्मूला पाशीज फार्मूला, पाशी ने दिया। तीसरा फार्मूला 2 लोगों ने दिया, एक डॉर्बिश और एक बाउले। हमने कहा डॉर्बिश एंड बाउले फार्मूला। तीसरा हमने कहा फिशर, फिशर्स आइडियल फार्मूला, फिशर ने दिया, सर आर ए फिशर। स्टैटिस्टिक्स का बाबा सर आर ए फिशर। तो फार्मूलों के नाम हुए उन लोगों के नामों पे जिन्होंने ये फार्मूले इंट्रोड्यूस कराए। तो पहला फार्मूला लेस्पियर का, दूसरा पाशीज का, तीसरा डॉर्बिश एंड बाउले का, चौथा फिशर का। अब ये फार्मूले अलहदा अलहदा नजर आ रहे हैं, लेकिन इन फार्मूलों को एक एक करके जरा गौर से देखते हैं। ये सारे पी नॉट वन कैलकुलेट कर रहे हैं, हालांकि पी नॉट टू भी हो सकता है, पी नॉट थ्री भी हो सकता है, पी नॉट एन भी हो सकता है, लेकिन फिल वक्त हम सिंप्लिसिटी के लिए पी नॉट वन ही की बात कर रहे हैं। अगर आप इन तमाम फार्मूलों को देखें तो इनमें क्यू शामिल है, यानी क्वांटिटी। बाजों में क्यू नॉट शामिल है, बाजों में क्यू वन शामिल है, बाजों में क्यू नॉट शामिल है, बाजों में क्यू वन शामिल है, बाजों में दोनों शामिल है। अगर मैं कहूं कि बुनियादी फार्मूले 2 हैं, लेस्पियर का और पाशीज का, बाकी 2 डिराइव्ड फार्मूले हैं, तो आपको शुरू में शायद हैरत हो, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा और आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है ये तो बात। लेस्पियर्स फार्मूला हमने बिल्कुल उस तरह जैसे हमने कल किया था पिछले लेक्चर में, कि यहां हमने कहा था सम ऑफ पी वन ओवर सम ऑफ पी नॉट। तो ये सम निकालने से पहले अगर बेस ईयर की क्वांटिटी को ले लिया जाए और उसको प्राइसेस तरफ दे ली जाए, यानी हम कोई चीज खरीद रहे हैं, कमोडिटी ए खरीद रहे हैं, तो कितनी खरीद रहे हैं, तो जो कमोडिटी हम बेस ईयर में खरीद रहे हैं हम उसी को मेयार बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां आके इस फार्मूले में, हमने यहां आके इस फार्मूले में, हमने यहां आके इस फार्मूले में क्या किया कि सम ऑफ पी वन ओवर सम ऑफ पी नॉट निकालने से पहले इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू नॉट क्या हुई? क्वांटिटी कंज्यूम या क्वांटिटी परचेज्ड इन बेस ईयर। फर्ज करें कि पिछले महीने में आप जो आटा खरीदते थे वो 2 मन था, बेस पीरियड में अगर आप 2 मन आटा खरीदते थे और अब करंट पीरियड में आके आप 2.5 मन खरीदने लगे, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी दोनों में एक ही हो, ऐसा नहीं कि एक दफा हम 2 मन के हिसाब से कैलकुलेशन करें, एक दफा 2.5 मन के हिसाब से कैलकुलेशन करें।
ये नहीं मारा खाएगा। या तो हम प्राइस क्वांटिटी लें बेस ईयर की, या क्वांटिटी ले हम बेस ईयर की या ले करंट ईयर की। अगर बेस ईयर की ले तो लेस ईयर का फार्मूला, और अगर करंट ईयर की ले तो पार्शियल का फार्मूला। अब दोनों फार्मूले जरा इकट्ठे देख लीजिए, जरा ऊपर नीचे होगा। हाँ, ये देखिए, एक जगह हमने बेस ईयर की क्वांटिटी ली है, एक दफा हमने करंट ईयर की क्वांटिटी। तो दोनों फार्मूलों में बुनियादी जो फर्क है वो ये है कि विच वेट, बेस ईयर्स वेट और करंट ईयर्स वेट टू बी यूज्ड, ये सबसे बड़ा फर्क है दोनों में। और मैंने कहा यही दो असल में फार्मूले हैं, बाकी दो जो हैं वो डिराइव्ड हैं। ये वापस आ रहे हैं हम यहाँ पे उस फार्मूले पे। ये हमने कहा कि लेस्पियर का फार्मूला और पार्शियल का फार्मूला। तो अगर मैं लेस्पियर के फार्मूले को कहूं कि ये बेस ईयर क्वांटिटी का फार्मूला है, बेस ईयर की क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, ऊपर भी क्यू नॉट से ज़रब हो रहा है, नीचे भी क्यू नॉट से ज़रब हो रहा है, और पार्शियल में ऊपर भी Q1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी Q1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों जगहों पे क्वांटिटी सेम है, लेकिन एक दफा बेस ईयर की है और एक दफा करंट ईयर की। अब देखिए हमने क्या लिखा, लेस्पियर्स फार्मूला। इन दिस फार्मूला द क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर आर एक्सेप्टेड एज वेट। किसकी क्वांटिटी? बेस ईयर की। और पार्शियल में क्या लिखा है, द क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर आर एक्सेप्टेड। यहां पे Q1 है। अगर हमें लेस्पियर का फार्मूला और पार्शियल का फार्मूला समझ आया तो यहां आके देख सकते हैं कि ये डॉर्बिश एंड बाउले जो है ये बुनियादी तौर पर लेस्पियर और पार्शियल के फार्मूलों की अर्थमेटिक मीन है। ये फार्मूला है लेस्पियर का, ये है पार्शियल का, इसको दो में तस्लीम करते हैं, यानी ये सिंपल अर्थमेटिक मीन है। और फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर जो है वो ये लेस्पियर का फार्मूला और ये पार्शियल का फार्मूला, ये उनका ज्योमेट्रिक मीन है। क्योंकि दो क्वांटिटीज है इसलिए स्क्वायर रूट। हमें याद है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हमने कहा था कि nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम। तो यहां पे हमारे कितने आइटम है? दो। तो दो आइटम्स का nth रूट जो है वो स्क्वायर रूट होता है। तो ये चार फार्मूलों में बुनियादी तौर पर दो ही फार्मूले हैं, एक लेस्पियर का और एक पार्शियल का। और ये लेस्पियर और पार्शियल के फार्मूले भी बुनियादी तौर पे एक फंडामेंटल असूल पे चलते हैं। एक पे बेस ईयर की क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है वेट के तौर पर, एक में करंट ईयर की। और डॉर्बिश एंड बाउले में क्या है कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, और फिशर आइडियल में क्या है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। तो यहां से ऑनवर्ड हम अगली दफा देखेंगे।